रमेश अपनी पत्नी कोमल और अपनी बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहा करता था। रमेश मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। बेटा, अभी घर में राशन नहीं है। तुम्हारे पापा बस राशन लेकर आते ही होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। ठीक है माँ। बेचारी छोटी सी पिंकी भूख के मारे बहुत ज्यादा बिलख रही थी। वो घर से बाहर बैठकर बड़ी बेसब्री से अपने पापा के घर वापस आने का इंतजार करती है। तभी थोड़ी देर बाद रमेश आता है। रमेश के खाली हाथ देखकर पिंकी काफी उदास हो जाती है। पिंकी को उम्मीद थी कि आज उसके पापा उसके खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे, लेकिन रमेश को खाली हाथ लौटा देखकर पिंकी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। बेटा, तुम इस तरह बाहर उदास क्यों बैठी हो? लेकिन पिंकी रमेश की कोई भी बात का जवाब नहीं देती। तो रमेश पिंकी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अजी, क्या आप राशन लेकर आए हैं? नहीं, आज भी सेठ ने मुझे मेरी पगार नहीं दी। रमेश की बात सुनते ही मानो कोमल का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कल से घर में खाने के लिए एक दाने का भी राशन नहीं बचा है। हमारी बेचारी बच्ची कल से भूख से तड़प रही है। अरे, हम तो बड़े हैं, हम तो जैसे तैसे अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक छोटी बच्ची अपनी भूख को कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं सब समझता हूँ भाग्यवान, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, अब आपको ही कुछ करना होगा। आप कैसे भी करके आज ही सेठ जी से अपनी पगार लेकर आओ। उन्होंने पिछले 2 महीने से आपकी पगार नहीं दी है। उनको बोलो हमारी भी कुछ खर्चे हैं। हम अपना पेट पालने के लिए ही तो काम करते हैं। अगर वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हम अपनी रोटी कैसे खाएंगे? लेकिन मैंने बहुत बार सेठ को टोका और वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे पगार देने से मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप अभी दोबारा चाहिए। हमारी पिंकी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कोमल की बातें सुनकर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिंकी को रोता देखकर रमेश उससे पूछता है। क्या बात है मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और भूख के मारे मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। पिंकी की ये बात सुनकर रमेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है पिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है पापा। फिर रमेश दोबारा अपने मालिक के पास जाता है। क्या बात है रमेश, दोबारा कैसे आना हुआ? मालिक, कृपया करके मुझे थोड़े रुपए दे दीजिए। हमारे घर में पिछले कई दिनों से राशन नहीं है और मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। हमने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रमेश कि मैं तुम्हें पगार दे दूंगा, लेकिन तुम हो कि मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग रहा हूँ? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मुझे सच में कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेरी बेचारी बच्ची भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रही है। कृपया करके मुझ पर थोड़ा तरस खाइए और मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, मैं कल तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। लेकिन मालिक, अभी मुझे देखो, मुझसे आगे बहस मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रमेश का मालिक उसे डांटकर वहां से भगा देता है। फिर रमेश वहीं बैठकर बाहर ही रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरी बेचारी बच्ची भूख से तड़प रही है। वो घर पर खाने का इंतजार कर रही है और मैं उसके लिए एक रोटी तक नहीं ले जा पा रहा। मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी का पेट तक नहीं पाल पा रहा। जब रमेश वहां पर बैठकर रो रहा था, तभी वहां पर एक महिला आती है। रमेश, ये लो कुछ खाना। अरे मालकिन, आप? हाँ रमेश, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना पैक किया है और ये लो, इसमें कुछ रुपए भी है। लेकिन मालकिन, अगर मालिक को पता चलेगा तो? देखो, तुम उस बात की चिंता मत करो। वो सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम अभी ये सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। फिर रमेश लंच बॉक्स और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाता है। अरे, आप ये टिफिन कहाँ से लाए? मुझे मालकिन ने टिफिन पैक करके दिया है। फिर रमेश कोमल को सारी बात बताता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज इतने दिनों के बाद हम कुछ खाना खा पाएंगे। हाँ, तुम जल्दी से पिंकी को बुलाओ। हाँ।
कोमल पिंकी को लेकर आती है और उसके बाद वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जिसे देखकर रमेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा कि हमें कभी भूखे पेट ना सोना पड़े। फिर खाना खाकर सभी सो जाते हैं और फिर अगले दिन रमेश बाकी दिनों की तरह अपने काम पर जाता है। लेकिन वहां पर उसका मालिक उसे बुलाता है और उससे कहता है, जी मालिक कहिए। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं कल तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर दूंगा। ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर रमेश का मालिक उसे कुछ पैसे दे देता है और आगे कहता है, अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक देखो, अब तुम यहाँ से चुपचाप जाओ, मैंने तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दिया है। लेकिन इसमें तो 1 महीने की भी पगार पूरी नहीं है और मेरी तो 2 महीने की पगार रहती है मालिक। तुम्हारे इतने ही पैसे बनते हैं और मैंने कुछ पैसे फाइन के रूप में भी काट लिए हैं। लेकिन मालिक। फिर उसका मालिक रमेश को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है और रमेश उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं और आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए? वो दरअसल बात ये है कि रमेश कोमल को सारी बात बताता है। क्या कहा? वो मालिक तो सच में ही बेकार इंसान है। लेकिन कोई बात नहीं जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस जैसे इंसान के पास काम करने से तो अच्छा है कि हम कोई काम ही ना करें, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी वो हमें पैसे नहीं देता, तो उस काम को भला करने का क्या ही फायदा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कोई ना कोई काम तो जरूर करना होगा, नहीं तो ऐसे हमारा घर ही नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, वो सब हम बाद में सोचेंगे। लेकिन आज हमारी पड़ोसन विमला काकी आई थी, वो हमें चिकन देकर गई है। आजकल विमला काकी कुछ ज्यादा ही चिकन दे रही है। हाँ अच्छा, वो सब छोड़िए ना, अब आप घर पर आ ही गए हैं तो आप ही चिकन बना दीजिए। फिर रमेश ने सबके लिए चिकन रोटी बनाई और सबको परोस दी। अरे वाह पापा, आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी बिल्कुल भी अच्छा चिकन नहीं बनाती, आपने तो सच में बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाया है। अच्छा बच्चू। हाँ आइडिया। कैसा आइडिया जी? मैं अब से चिकन रोटी बनाकर बेचूंगा। क्या? हाँ, अब से मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा। खाने के बिजनेस में बहुत मुनाफा हो सकता है। वैसे भी जब किसी के नीचे काम करता हूँ तो वह मुझे समय पर पगार नहीं देते, लेकिन इसमें मैं रोज की अपनी कमाई कर कर ला सकता हूँ। ठीक है जी, हम एक बार कोशिश कर लेते हैं। हाँ, मुझे आज थोड़ी पगार मिली है और मालकिन ने भी मुझे कल कुछ रुपए दिए थे, उनकी मदद से मैं सारा सामान ले आऊंगा। फिर रमेश जरूरत का सारा सामान ले आता है और अगले दिन से रमेश अपना चिकन रोटी का ठेला लगाना शुरू कर देता है। आओ भाइयों और बहनों, चिकन रोटी खाओ। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है। क्यों भाई, क्या फ्री में बांट रहे हो? अरे नहीं भाई साहब, मैंने अपना ठेला लगाया है, मैं चिकन रोटी बेच रहा हूँ, लेकिन यह सस्ती और स्वादिष्ट है, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही डर गए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। लाओ, तुम मेरे लिए 1 प्लेट चिकन रोटी लगा दो। हाँ हाँ जी जरूर। रमेश उस ग्राहक को चिकन रोटी दे देता है। फिर वो ग्राहक चिकन रोटी खाता है। जैसे ही वो चिकन रोटी टेस्ट करता है, उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वो 2 मिनट में पूरी प्लेट चट कर जाता है। अरे वाह भाई, ये तो सच में बड़ी ही स्वादिष्ट थी। जी, तुम मेरे लिए 1 प्लेट और लगा दो। हाँ, वो क्या है ना, स्वादिष्ट खाना ही मेरे सबसे बड़ी कमजोरी है। जी, मैं अभी लगाता हूँ। 1 प्लेट और खाने के बाद ये लो भाई तुम्हारे पैसे। उस ग्राहक को देखकर रमेश के पास और भी ग्राहक आते हैं। इस तरह पहले ही दिन रमेश की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। तब रमेश खुश होकर घर जाता है। देखो भाग्यवान, आज पहले ही दिन मेरी अच्छी बिक्री हुई है। अब मैं कल से और भी ज्यादा सामान लेकर जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से रमेश फिर से अपना ठेला लगाना शुरू कर देता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन रोटी बनाता था। हर कोई रमेश की चिकन रोटी खाने उसके पास आता था। शुरुआत में रमेश सस्ती चिकन रोटी बेचा करता, जिसकी वजह से उसके पास अमीर और गरीब हर तरह के ग्राहक आकर खाना खाया करते। एक दिन रमेश के पास एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है,
लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं और मेरे घर पर मेरे पोता पोती भी बहुत भूखे हैं। तुम कृपा करके मुझे एक प्लेट खाना दे दो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके और आपके पोता पोती के लिए अभी खाना पैक कर देता हूँ। आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम्हारा भला हो, तुमने हमारी मदद की है। माँ जी, मैं जानता हूँ भूखे पेट रहना कैसा लगता है। एक समय था जब हमारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप मेरे पास आकर खाना खा सकती हो। बेटा, आजकल इतना साफ दिल बहुत ही कम लोगों का होता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह रमेश खूब मेहनत से अपना काम करता और साथ ही वो दूसरों की मदद भी करता, जिससे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गीता के पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। उसका एक छोटा भाई भी था। पहले तो उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी माँ का शरीर भी कमजोर होने लगा, जिस वजह से वो अब कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। तब गीता ने ही इधर उधर से कुछ पैसे उधार लेकर अपना एक छोले समोसे का ठेला लगाना शुरू किया। वाह वाह बेटी, तुमने क्या छोले समोसे बनाए हैं। ऐसे छोले समोसे तो हमें हमारे बचपन में ही खाने को मिलते थे, वरना आज के समय में तो कोई भी समोसे के साथ छोले खाने के लिए देता ही नहीं है। जी, ये मुझे मेरी माँ ने बनाने सिखाए हैं। वो जब भी घर में समोसे बनाती थी तो साथ में छोले जरूर बनाती थी। गीता के ठेले के पास से ही एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। तभी अचानक वहां उसकी गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक कुछ देर में उसकी गाड़ी ठीक कर ही रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तो मेरा दिन ही खराब है। सुबह मीटिंग में पहुंचना था, ना वहां पहुंच पाया, और अब लग रहा है कि शाम के फंक्शन में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे भाई, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में? सर, आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अभी कम से कम 3 घंटे और लगेंगे ठीक करने के लिए। क्या? इतना टाइम? एक तो आज पता नहीं सबको क्या हो गया है, कोई भी मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वरना किसी को यहाँ बुला लेता मैं। लगता है अब मुझे कैब करके ही जाना पड़ेगा। पीयूष अपने फोन से कैब बुक करता है। वाह यार, आज कुछ ठीक होगा या नहीं होगा मेरे साथ। कैब में भी 1 घंटे की वेटिंग है, ऊपर से भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, और ना मुझे यहाँ कोई रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। सर, यहाँ पर आपको दूर दूर तक बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गीता के छोले समोसे बहुत फेमस है। थोड़ी आगे ही उसका समोसे का ठेला है, आप वहाँ जाकर खा लीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे भी अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीयूष थोड़ी दूर चलकर गीता के ठेले पर पहुंचता है। मेरे लिए 1 प्लेट समोसे लगा दो। अभी देती हूँ, आप जब तक यहाँ टेबल पर बैठ जाओ। पीयूष पास रखी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। गीता उसके लिए छोले समोसे की प्लेट लगाकर उसे दे देती है, लेकिन पीयूष जैसे ही छोले समोसों को खाता है तो गलती से वो हरी मिर्च खा जाता है। पानी पानी, कोई पानी लाओ। उसकी ऐसी हालत देखकर गीता जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आ जाती है, तो पीयूष एक साथ ही जग का सारा पानी पी जाता है। अरे अरे, आराम से, आराम से पीजिए, नहीं तो आपको पानी का धसका लग जाएगा। एक्चुअली वो मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत नहीं है। मैं अपने ख्याल में खोया हुआ था, तो देखा नहीं कि इसमें हरी मिर्ची है। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कम मिर्च वाली प्लेट लेकर आती हूँ। गीता उसके लिए दोबारा से कम मिर्ची वाले छोले समोसे लेकर आती है। पीयूष को पहले ही मुलाकात में गीता अच्छी लगने लगती है, इसीलिए वो आए दिन किसी ना किसी बहाने से गीता के ठेले पर आने लगा। और एक दिन बातों बातों में उसने गीता से अपने मन की बात कह दी। गीता, मैं जानता हूँ कि तुम भी यह जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और शायद कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गीता शर्माते हुए पीयूष को शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। गीता एक गरीब लड़की थी, इसीलिए पीयूष के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन पीयूष ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर गीता से शादी कर ली। गीता शादी करके बड़े घर में चली तो गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने एक तरह से उसका जीना बिल्कुल हराम कर दिया था।
अरे देखो तो कैसे कानों में सोने के झुमके, हाथों में सोने के कड़े पहने हुए घूम रही है। हम जानते नहीं हैं क्या मेरे बेटे से किस लिए शादी की है तुमने? अरे बेचारे भोले भाले लड़के को जाल में फंसाते हुए तनिक शर्म नहीं आई तुमको? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं पीयूष जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उनसे शादी की है। प्लीज आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। देखो तो प्यारी भाभी, कैसी सफाई दे रही हो आप। अरे तुम कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, हमारा मन जीतने की कोशिश कर लो, लेकिन हम भैया की तरह नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे। अरे मालकिन बनने का शौक है ना? तू देख, अब मैं तुझे कैसे नौकरानी बनाती हूँ। आज से मैं घर के सारे नौकरों को छुट्टी देती हूँ, इसीलिए अब से घर का सारा काम तू करेगी। यहाँ पर इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं जीने दूंगी। गीता की सास और ननद मिलकर पूरा दिन उससे घर का काम करवाती और उसे खूब ताने देती। उसकी शादी को कुछ महीने बीत गए। तभी एक दिन पीयूष को बड़ा ही परेशान होकर घर आते देखकर अब शांति ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? सब कुछ बर्बाद हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? जरा ठीक से बता कि हुआ क्या है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ, चाचा जी के साथ हमने जो बिजनेस पार्टनरशिप की थी वह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चाचा जी ने हमारा बिजनेस हड़प लिया। मेरा वकील भी उनके साथ मिला हुआ था, इसलिए मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। अब हमारे पास हमारी कंपनी नहीं रही, सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। और ऊपर से उन्होंने चालाकी से मुझ पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मैंने उनकी पेनल्टी नहीं भरी तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। पीयूष की बात को सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पेनल्टी के पैसे भरने के लिए वो लोग अपने घर की सारी ज्वेलरी बेच देते हैं। अब उनके पास उनके घर के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ समय पहले पीयूष ने एक अमीर खानदान में अपनी बहन का रिश्ता तय किया था, लेकिन जैसे ही उसके ससुराल वालों को ये पता चला कि पीयूष के पास अब उसका बिजनेस नहीं है, तो वो तुरंत ही उसकी बहन के साथ रिश्ते को तोड़ देते हैं। मेरी लापरवाही की वजह से नंदिनी का रिश्ता भी टूट गया। क्या करूंगा मैं अब? चाचा जी की वजह से कोई मुझे जॉब भी नहीं देना चाहता। आप चिंता मत कीजिए पीयूष जी, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अरे तू तो बीच में बोल ही मत, ये सब तेरी ही तो वजह से हुआ है। तेरे इस घर में आने की वजह से ही हमारे घर में मनहूसियत छा गई है। नहीं माँ, आज तक भले ही मैंने भाभी को भला बुरा कहा हो, लेकिन सच बात तो ये है कि भाभी बहुत अच्छी है। देखो ना, हमारे साथ इतना सब हो गया, फिर भी वो हमारे साथ है। कोई बात नहीं ननद जी, माँ जी अभी परेशान है, इसीलिए गुस्से में ऐसी बात कह दी। अगर आप लोग मेरी बात का बुरा ना मानो, तो क्या मैं दोबारा से छोले समोसे का ठेला खोल सकती हूँ? उससे मैं घर का खर्चा तो आराम से चला लूंगी। गीता की ये बात सुनकर वो लोग थोड़े हिचकिचाते हैं कि अगर किसी को पता चला कि हमारी बहू छोले समोसे का ठेला लगाती है, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन घर के हालातों को देखते हुए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उसे ठेला लगाने के लिए हाँ बोल देते हैं। भाभी, लेकिन आप यहाँ अपना ठेला लगाओगी कहाँ? यहाँ आसपास जो भी लोग रहते हैं वो सभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर ही खाते हैं, तो आपका ठेला चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ ननद जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना ठेला रेलवे स्टेशन पर लगाऊंगी। वहां पर लोगों की भीड़ आती जाती रहती है, इसीलिए काम चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे अपने साथ किसी की मदद चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। अगले दिन से दोनों ननद भाभी सुबह जल्दी उठकर छोले समोसे बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना छोले समोसे का ठेला लगा लेते हैं। आओ भैया, आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ भैया, आओ। रेलवे स्टेशन पर आते जाते लोग गीता की आवाज सुनकर उसके ठेले पर आते हैं। गीता छोले समोसे बनाने में लग जाती है और नंदनी ग्राहकों को छोले समोसे डाल डाल कर देती रहती है। वाह दीदी, क्या छोले समोसे बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। एक प्लेट और लगा दो। काम के पहले दिन ही रेलवे स्टेशन पर उनका काम बहुत अच्छा चलता है। वो 2-3 महीनों में ही अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं।
तभी एक दिन गीता पीयूष से कहती है, सुनिए जी, हम दोनों ने ये काम करके ये पैसे जोड़ लिए हैं। आप इन पैसों से एक अच्छे वकील को हायर कीजिए और अपना केस लड़िए। आपने इतनी मेहनत से जो अपना बिजनेस खड़ा किया था, उसे ऐसे ही अपने हाथों से जाने मत दीजिए। गीता पीयूष को वो पैसे दे देती है। पीयूष उन पैसों से शहर के सबसे अच्छे वकील को हायर करता है। वकील उसका केस लड़कर पूरे सबूतों के साथ पीयूष को उसका बिजनेस वापस दिलवाता है और धोखाधड़ी करने के जुर्म में पीयूष के चाचा को जेल हो जाती है। थैंक यू सो मच गीता। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा बिजनेस वापस मिल पाया है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपना सब कुछ खो चुका होता। अरे हाँ बहू, पीयूष बिल्कुल सही कह रहा है। तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत गलत समझा, बहुत भला बुरा कहा, लेकिन आज तेरी वजह से हमें हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी, और प्लीज आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पीयूष का पूरा परिवार अब गीता को प्यार करने लगता है। कुछ ही महीनों में पीयूष एक अच्छा लड़का देखकर अपनी बहन नंदिनी की शादी करवा देता है। गीता, यह जो कुछ भी हो पाया है सिर्फ तुम्हारे छोले समोसे के काम से हो पाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस काम को मैं एक अलग ऊंचाई पर ले जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट खोला है। अब से तुम उस रेस्टोरेंट को संभालोगी। नंदिनी की शादी के बाद अब गीता अपनी सास के साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को संभालती है और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है।